नमस्कार साथियों, मैं कुश बैरागी आप सभी को भारतीय अर्थव्यवस्था इंडियन इकोनॉमी की ज्ञान यात्रा से जोड़ने जा रहा हूं। साथियों, जितनी प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं जैसे यूपी, एसएससी, रेलवे, जिनमें इंडियन इकोनॉमी से प्रश्न आते हैं, मैंने सभी के सिलेबस को गो थ्रू किया, स्टैंडर्ड सिलेबस तैयार किया। इस स्टैंडर्ड सिलेबस को आज हम अपने सेशन में समझेंगे और अगले सेशन से इन्हीं के टॉपिक को पढ़ना स्टार्ट करेंगे। चलिए तो देखते हैं स्टैंडर्ड सिलेबस का पहला टॉपिक क्या है। साथियों, सबसे पहले हमको पढ़ना चाहिए का मतलब एंड इकोनॉमी। हमें अर्थशास्त्र पढ़ना चाहिए या अर्थव्यवस्था, तो हम ये जानेंगे अपने सेशन में कि दोनों का मतलब क्या होता है। और दुनिया के अंदर कई प्रकार की अर्थव्यवस्था डिजाइन की गई हैं, टाइप्स ऑफ इकोनॉमी डिजाइन की गई हैं, जैसे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, जैसे समाजवादी अर्थव्यवस्था यानी सोशलिस्ट इकोनॉमी, जैसे मिश्रित अर्थव्यवस्था या मिक्स्ड इकोनॉमी। इन तीन इकोनॉमी में अंतर क्या होता है, इनके प्रमुख पहलू क्या हैं, इनका विश्लेषण करेंगे, इनकी लाभ हानियां क्या हैं। इन तीनों को समझने के बाद हम ये समझेंगे कि असल में भारत की अर्थव्यवस्था, इंडियन इकोनॉमी, इन तीनों में से कौन से फॉर्मेट को अपनाती है और कौन से को नहीं। वास्तव में मैं आशा करूंगा कि जब आप ये तीनों अर्थव्यवस्था को जान जाओगे, तब आप समझ पाओगे अमेरिका और रूस के बीच कौन सा वैचारिक युद्ध चलता है। वास्तव में जिस कोल्ड वॉर की बात हम लोग हमेशा से करते हैं, शीत युद्ध के बारे में हम समझते हैं, उसका असल मतलब आप इन इकोनॉमी को समझने के बाद समझ पाओगे। मैं ये भी जान पा रहा हूं कि इन तीनों अर्थव्यवस्था को समझने के बाद ही आप रूस और यूक्रेन के युद्ध का असली कारण जान पाओगे। तो पहले हमको ये बेसिक चीज समझना होगी। इसके बाद में हम समझेंगे वैश्विक संबंधों के आधार पर इकोनॉमी को दो भागों में कैटेगराइज किया जाता है, जिनकी चर्चा हमें क्लास में करनी होगी। जैसे एक होती है खुली अर्थव्यवस्था, ओपन इकोनॉमी, फिर होता है बंद अर्थव्यवस्था या क्लोज इकोनॉमी। वास्तव में साथियों, अभी हाल ही में आपने करंट अफेयर्स के अंदर देखा, अमेरिका ने भारतीय वस्तु पर टैरिफ लगा दिया। 50% टैरिफ लगा देने से जो उदारीकरण की वार्ता है वो ठप हो गई। तो कहीं ना कहीं उस समय भी अमेरिका की इस नीति के चलते ये बात समझ में आना स्टार्ट हुई कि क्या अमेरिका अब बंद प्रकार की अर्थव्यवस्था तो नहीं अपना रहा है। तो ये ओपन इकोनॉमी या क्लोज इकोनॉमी का मतलब क्या होता है, हम अपने सेशन में जानेंगे, इनके लाभ और हानियों के बारे में चर्चा करेंगे। जो तीसरा हमको टॉपिक देखने मिलेगा वो होगा द मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ इकोनॉमी। जैसे दुनिया को हम कई सारे देशों को प्रथम विश्व के देश कहते हैं, कई सारे देशों को हम सेकेंड वर्ल्ड कंट्रीज कहते हैं, कई सारे देशों को हम थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज कहते हैं, और कई सारे देशों को हम चतुर्थ पायदान पर आने वाले चतुर्थ विश्व के देश कहते हैं। ये क्लासिफिकेशन कैसा है, भारत इनमें से कौन सी इकोनॉमी देशों के अंदर माना जाएगा, उसकी चर्चा भी हम आने वाले सेशन में करेंगे। आज सिर्फ हम सिलेबस का डिस्कशन कर रहे हैं। सिलेबस के अंदर अगला सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मेट माना जाता है अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। साथियों, आप सभी को पता है, रोजमर्रा के जीवन में सुबह से लेकर शाम तक या तो हमारे देश में वस्तुओं का प्रोडक्शन हो रहा है या सेवाओं का उत्पादन हो रहा है। वस्तु सेवाओं के उत्पादन को ठीक ढंग से समझने के लिए हम इकोनॉमी को सामान्यतः तीन भागों में बांटकर देखते हैं: प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र। इन्हीं तीन क्षेत्रों में हमें भारत के इंडियन एग्रीकल्चर सिस्टम को समझना होगा। इसी तीनों सेक्टर के अंदर हमें भारत के उद्योग यानी इंडस्ट्रीज को समझना होगा, और इन्हीं तीनों क्षेत्र में भारत के सर्विस सेक्टर को हमको जानना पड़ेगा। तो इन तीनों क्षेत्र की जानकारी भी हम आने वाले सेशन में लेंगे। सिलेबस का जो अगला टॉपिक है वो सबसे इंपॉर्टेंट माना जाता है, उसका नाम है राष्ट्रीय आय। मैं सबसे इंपॉर्टेंट शब्द को इसलिए लगा रहा हूं क्योंकि आपने हाल ही में सुना, भारत की अर्थव्यवस्था हाल ही में जापान की इकोनॉमी को पीछे छोड़ के दुनिया की फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया। और ये भारत ये क्लेम कर रहा है कि हो सकता है कुछ समय के बाद हम टॉप 3 इकोनॉमी के अंदर शामिल हो जाएंगे। तो सर, ये दुनिया की चौथी अर्थव्यवस्था कैसे बन गया, कैसे तय होता है कि भारत दुनिया की चौथी अर्थव्यवस्था है, अमेरिका पहली अर्थव्यवस्था है, चीन दूसरी अर्थव्यवस्था है, जर्मनी तीसरी कुछ तो पैरामीटर होगा ना, कुछ तो समीकरण होगा ना। वो समीकरण क्या है, तो वास्तव में वो समीकरण हम राष्ट्रीय आय के अंदर जानेंगे। इसी के अंदर इकोनॉमी का सबसे चर्चित शब्द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन, जीडीपी को जानेंगे।
कैसे निकाला जाता है, भारत की जीडीपी क्या है, जीडीपी ग्रोथ रेट क्या होती है, कौन इसे निकालता है, सांख्यिकी भवन एनएसओ सीएसओ क्या होते हैं, हर एक बॉडी के बारे में ठीक ठाक ढंग से जानेंगे। मेरा प्रयास ये है कि जब आप मेरे इकोनॉमी के सेशन को सुन लोगे तो आप दुनिया में कोई भी एग्जाम जहां भारतीय अर्थव्यवस्था से प्रश्न आने वाले हैं आप उसे सॉल्व कर पाओगे, चाहे प्रश्न तथ्यात्मक हो, फैक्चुअल हो, चाहे प्रश्न मुख्य परीक्षा में कॉन्सेप्चुअल लिखने वाले हो, आप उसे सॉल्व कर पाओगे। यहां पर एक दादा भाई नेहरू जी नामक व्यक्ति आपको देखने मिल रहा है। इनका क्या योगदान है भारतीय राष्ट्रीय की संगणना में, उनकी चर्चा भी हम अपने सेशन के दौरान करेंगे। साथियों, अगला हमारा सिलेबस का टॉपिक रहने वाला है अर्थव्यवस्था की कुछ नेगेटिव कंडीशंस। जैसे आपने देखा कि जब भारत के अंदर लॉकडाउन लगा तो लोगों ने कहा अरे भारत में मंदी आने वाली है, रिसेशन आने वाला है, मंदी से बचा जाए। 2005-6 में दुनिया के अंदर एक मंदी आती है, सबप्राइम संकट आता है। तो सर ये मंदी का मतलब क्या, मंदी के समय इकोनॉमी कैसे कोलैप्स होती है, मंदी से कैसे बचा जाए, इकोनॉमी के किन किन नियमों को ध्यान रखा जाए, इन सभी बातों को, स्लो डाउन का मतलब क्या होता है, वास्तव में समृद्धि दर में कमी का मतलब क्या होता है, उसकी चर्चा हमारे सेशन में हम करेंगे। समझ पा रहे हैं? पहले ही मैं आपको रोड में बना दे रहा हूं क्योंकि कल से जब मेरे सेशंस यूट्यूब और ऐप पे आना स्टार्ट होंगे तो गलती नहीं करना है, हम लगातार इन सारी बातों को समझते जाएंगे। अगला, हालांकि वर्तमान में आर्थिक नियोजन से उतने प्रश्न नहीं आते क्योंकि पंचवर्षीय योजनाओं को रोक दिया गया है, लेकिन फिर भी सब ऑर्डिनरी एग्जाम में आज भी कई बार आपको इकोनॉमिकल प्लानिंग के कुछ एमसीक्यूज देखने मिल सकते हैं। तो उसके अंदर हम पंचवर्षीय योजनाएं किसने स्टार्ट की, वर्तमान में क्यों रोक दी गई हैं, पहली पंचवर्षीय योजना में क्या हुआ, पांचवी पंचवर्षीय योजना में क्या हुआ, गरीबी हटाओ का नारा कौन सी पंचवर्षीय योजना में दिया गया, ये पंचवर्षीय योजना बनाता कौन है, उनकी एक बेसिक बात हम अपनी क्लास के दौरान करेंगे। तो एक टॉपिक होगा हमारा आर्थिक नियोजन। आर्थिक नियोजन को पढ़ने के बाद साथियों अब कुछ एडवांस टॉपिक भी हमको क्लास के अंदर कवर करने पड़ेंगे। अगर बहुत टफ क्वेश्चन आ रहे हैं तो आप उन्हें बना पा रहे होगे इस सेशन को देख के, लेकिन उसके लिए अब हमको स्टैंडर्ड टॉपिक की ओर जाना होगा। पहले आपके मन में क्वेश्चन ये उठेगा कि सर आप ये इंडियन इकोनॉमी पढ़ाने कहां, आपको हमारे YouTube चैनल से जुड़ा रहना है, साथ ही साथ आपको एप्लीकेशन प्ले स्टोर पे जाके एक एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है, नाम है देवाशीष क्लासेस। आपको सारी इंफॉर्मेशन वहां मिल जाएगी। हमारे ऐप के अंदर हमारे कॉम्बो ऑफर्स, हमारे बैचेस आपको मिल जाएंगे जहां आप खुद को सब्सक्राइब करवा के हमारे सारे के सारे सेशन से जुड़ सकते हो और लगातार हमारी क्लास का लाभ ले सकते हो। अच्छा, 1 मिलियन ऑफर के चलते कई सारे आपको फी डिस्काउंट ऑफर भी देखने मिलेंगे, तो उनको चेकआउट करना बिल्कुल मत भूलना। चलिए, हमारा जो अगला सेशन या टॉपिक होगा वो क्या होगा, तो भैया जो स्टैंडर्ड टॉपिक है उनमें पहला नाम आता है भारत के अंदर बैंकिंग प्रणाली। अगर आप यूपीएससी, एमपीएससी, एसएससी, बैंक, रेलवे के मेनली क्वेश्चन या पीवाईक्यू को देखते हो तो सर्वाधिक क्वेश्चन जहां से आते हैं उसका नाम है भारत के अंदर बैंकिंग सिस्टम। जैसे अभी आप देख रहे हो कि पीएनबी के अंदर कुछ ना कुछ स्कैम हुआ, अभी भारत के अंदर मेगा बैंक बनाने की बात चल रही है, एसबीआई के साथ कई सारे बैंकों को मर्ज करने की बात चल रही है। तो असल में बैंक्स क्या होते हैं, बैंकों को रेगुलेट करने के लिए हमने आरबीआई को बनाया। तो ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कैसे काम करता है, आरबीआई देश के अंदर नोट छापता है। तो भैया क्या आरबीआई इतने नोट छाप सकता है कि देश की गरीबी को दूर कर दे, क्या आरबीआई नए नोट छाप कर हमारे सकता है। हम हर उस चीज की चर्चा करेंगे जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से और सामान्य बौद्धिक विकास के लिए भी आवश्यक है। तो नोटों के छापने की प्रक्रिया को समझेंगे। अच्छा, केंद्रीय बैंक है वो सबसे इंपॉर्टेंट काम करता है मॉनेटरी पॉलिसी रेगुलेट करना, मौद्रिक नीति का संचालन करना। ये मौद्रिक नीति क्या होती है, मॉनेटरी पॉलिसी से महंगाई कैसे कंट्रोल होती है, सीआरआर, एसएलआर, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ये जो संसाधन आप बार बार सुनते रहते हो, ओपन मार्केट ऑपरेशंस, गवर्नमेंट सिक्योरिटी, आरबीआई इन्हें कैसे कंट्रोल कर पाता है, कैसे ब्याज दरें तय होती हैं, हमें ये पूरी जानकारी अपने सेशन के अंदर करना होगा। समझ पा रहे हैं? देखिए यहां पर लिखा हुआ है सबसे इंपॉर्टेंट, लगातार वर्तमान 2025-26 की बात करूं, ना केवल भारत बल्कि दुनिया में बैंकों के अलावा एक और संस्थान बड़े फेमस होते जा रहे हैं जिनका नाम है गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां। आपने पक्की बात है लक्ष्मी चिट फंड, 21 दिन में पैसा डबल, एक दिन में चाहे अपना मनचाहा घर, एक दिन में पाए अपनी मनचाही कार, ऐसे कई बार आपने ऑर्गेनाइजेशंस देखे होंगे जो मार्केट में लोन देते हैं। वो बैंक नहीं होते,
वास्तव में साथियों वो होते हैं एनबीएफसी। अब ये एनबीएफसी कैसे काम करते हैं, इनकी रूपरेखा क्या होगी, क्या इन्हें आरबीआई रेगुलेट करेगा या ये सेल्फ सस्टेनेबल होंगे, क्या इनमें फ्रॉड हो सकता है, इनके पूरी की पूरी बोलते हैं ना कुंडली जानने के लिए आपको सेशन से जुड़ना होगा। समय समय पर भारत के अंदर बैंकिंग रिफॉर्म के लिए कुछ समितियां बनाई गई। उन समिति जैसे नचिकेत मोर समिति का मतलब क्या है, एस एस तारापोर समिति का मतलब क्या है, नरसिम्हन समिति क्या करती है, उन समितियों की सिफारिश को भी हमको जानना होगा। तो जुड़े रहना है इन सभी बातों को जानने के लिए। पूरा का पूरा बैंकिंग सेक्टर हम खोल के रख देंगे, मजा जाएगा पढ़ के, समझ पा रहे हैं। अगला हमको देखना पड़ेगा भारत सरकार का बजट, जिसको सुनकर या तो लोग खुश होते हैं या लोग डर जाते हैं। वैसे भी निर्मला सीतारमन जब बजट पेश करने जाती हैं तो मध्यम जो वर्ग है, मिडिल इनकम कंट्री है, उसकी तो हार्ट बीट बढ़ जाती है कि भैया ऐसा ना हो कि टैक्स बड़ा बुड़ू के फिर से जेब काट ली जाए। बजट का मतलब क्या, बजट का थॉट कहां से आता है, संविधान और बजट के अंदर क्या क्या प्रावधान किए गए हैं, वास्तव में बजट के अंदर कैसे सरकार अपनी आय प्राप्त करती है, वो कौन कौन सी रिसिप्ट्स हैं जिसके माध्यम से सरकार को सर्वाधिक पैसा मिलता है, हम उस पूरे फॉर्मेट को समझेंगे जहां बजट बनता है। भारत सरकार के अंदर कौन सा मंत्रालय कौन सा विभाग बजट बनाता है, उसकी चर्चा हमें करनी होगी। हाल ही में अभी आपको देखने मिल रहा है 1 फरवरी आने वाला है, तो फरवरी के अंदर आपको बजट भी देखने मिलेगा। तो अगर आप इस टॉपिक को पहले ही समझ लोगे तो नया बजट समझना आपके लिए जीवन आसान कर देगा, समझ पा रहे हैं। तो बजट तो हमेशा समझना चाहिए, तो बजट को हमको समझना है। अच्छा एक और चीज, जब आप मेंस एग्जामिनेशन देखते हो कई सारी चीजों में, तो मेंस के अंदर घाटों से बड़े प्रश्न आते हैं। तो बजट के अंदर हमको सरकार के जो डेफिसिट्स होते हैं, जैसे फिस्कल डेफिसिट, राजकोषीय घाटे, राजस्व घाटे, प्राथमिक घाटा, इन घाटों के बारे में जानना होगा। इकोनॉमिक सर्वे के अंदर भी इन घाटों का एक प्रॉपर डिस्क्रिप्शन होता है। हमारे देश के अंदर घाटों का प्रबंधन करने के लिए संसद ने कानून बनाया, उसका नाम है फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट, राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम। यह अधिनियम कब बनाया गया था, इसकी सिफारिशें क्या क्या थी, क्या सरकार इस अधिनियम की बातों को पूरा कर पाई या असफल रही, इस पूरे अधिनियम की चर्चा करेंगे। मैं फिर बोल रहा हूं साथियों, मेरा प्रयास ये होगा कि हम कुछ नहीं छोड़ें और जितना पॉइंट हो सकता है वो कवर अप कर दें, समझ पा रहे हैं। अगला जो हमको मामला देखने मिलेगा बजट के अंदर से ही डेवलप होता है, उसका नाम है इस देश का टैक्सेशन सिस्टम। जैसे अपने कभी आपने आचार्य चाणक्य की पुस्तक के अंदर एक कोड को पढ़ा हो, कौशो मूलो दंड, राजा जी की फौज से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है राजा जी खजाना, यानी वो सरकार सबसे अच्छी सरकार मानी जाएगी जिसके पास वित्त के अच्छे स्रोत हैं। सरकार को वित्त की प्राप्ति होगी तभी तो सरकार भैया अपने काम कर पाएगी, जैसे लाडली बहना योजना चलाना, जैसे राशन बांटने की योजना करना। अरे भैया सरकार के पास कोई कामधेनु गाय तो है नहीं कि उसको बोला कि भैया डॉलर दे दो तो उसने डॉलर देना स्टार्ट कर दिए। सरकार को कर लगाकर ही अपनी आय की प्राप्ति करनी होगी। क्या चैलेंजेस हैं, कर प्राप्ति कौन कौन से सिद्धांत हो सकते हैं, कैनन्स ऑफ द इकोनॉमिक्स कैसे काम करेगा, उसकी चर्चा हम यहां पर करेंगे। एक और शानदार वक्र इकोनॉमी के अंदर पढ़ा जाता है जब दुनिया टैक्स को समझती है, उसका नाम है लेफर कर्व। अब ये लेफर कर्व किसकी बात करता है, कैसे टैक्स की चोरी कम करने की बात करता है, उसकी बातें भी हम टैक्सेशन सिस्टम के अंदर करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट, जहां से सर्वाधिक क्वेश्चन पिछले 5 सालों में आपको देखने मिले हैं, उसका नाम है भारत का सबसे बड़ा अप्रत्यक्ष कर सुधार, जिसका नाम है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, उसकी चर्चा हम करेंगे। जीएसटी लाने के लिए कौन सा संविधान संशोधन किया जा रहा है, अरे भैया संविधान का संशोधन करना क्यों पड़ रहा है, ऐसा क्या है जीएसटी में, उसकी चर्चा भी हम करेंगे। जीएसटी आने के बाद में जीएसटी काउंसिल बनाई गई। जीएसटी काउंसिल के अंदर एक ऐसी संरचना गठित होती है जिसमें केंद्र और राज्य दोनों के बीच में कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को लाया जाता है, सहकारी संघवाद को लाया जाता है। तो संरचना को भी समझना बहुत जरूरी होगा। तो ये टॉपिक भी हमें लगातार स्टैंडर्ड टॉपिक के अंदर समझना होगा। अब जो पढ़ने में बड़ा मजा आने वाला है उसका नाम होगा शेयर बाजार या पूंजी बाजार। भैया स्टॉक मार्केट या स्टॉक मार्केट के लेन देन से बड़े प्रश्न आ रहे हैं, जैसे बीएससी का मतलब क्या, स्टॉक एक्सचेंज का मतलब क्या, ब्लू चिप्स कंपनियां क्या होती हैं, बुल एंड बियर कैसे काम करता है, हर्षद मेहता घोटाला कैसे हुआ, इन पूरी जानकारियों को हम अपनी क्लास में लेंगे। एक और चीज, बैंकिंग सेक्टर और ये कैपिटल मार्केट के अंदर से कुछ कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक निकल के आते हैं, जैसे बॉन्ड मार्केट का मतलब क्या होता है, जैसे देश के अंदर इक्विटीज का मतलब क्या होता है, कितने प्रकार के बॉन्ड हो सकते हैं, जीसे कैसे हो सकती है, कैपिटल मार्केट के अंदर कौन कौन से
शेयर्स होते हैं, म्यूचुअल फंड कैसे काम करता है, हेज फंड कैसे काम करता है, कुछ इतनी टेक्निकल शब्दावलियां डेवलप हो चुकी हैं वर्तमान में जिनसे प्री मेंस दोनों में क्वेश्चन आ रहा है। तो उन सारी बातों को हमको शेयर बाजार के अंदर समझना है। अ लॉट टू डिस्कस भैया, सारी चीजें, बहुत सारी बातें करना है, तो आपको जुड़ना तो पड़ेगा। अगला और एक कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक आपके सामने निकल के आता है, भारत का भुगतान संतुलन। जितने टॉपिक मैंने आपको पढ़ाए, इनमें से सर्वाधिक मात्रा में जहां मुझे आपके संकेंद्रण की, अटेंशन की आवश्यकता होगी, उसका नाम होगा भुगतान संतुलन खाता। वास्तव में खाता भारत के आयात निर्यात व्यापार को बताता है। अगर भारत को सुपर पावर बनना है, चाइना को कंटेम करना है, टक्कर देना है, तो भारत को अपना व्यापार बढ़ाना पड़ेगा। आजादी से लेकर आज तक भारत के व्यापार की दिशा कैसी रही है? भारत का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर अमेरिका है, तो कैसे है? भारत सर्वाधिक व्यापार चाइना से कर रहा है, तो घाटे में कर रहा है या सरप्लस में कर रहा है? उसकी जानकारी आपको भुगतान संतुलन के अंदर देखने मिलेगी। साथियों, इस चीज को पढ़ाने के लिए मैं एक डॉक्यूमेंट का सहारा भी लूंगा, उसका नाम है भारत का आर्थिक सर्वेक्षण, इकोनॉमिक सर्वे। इकोनॉमिक सर्वे में हमें वो फैक्ट एंड फिगर्स मिलेंगे जिनको हमें जानकारी लेना होगा, जिनसे सीधे प्री वाले क्वेश्चन आएंगे, एमसीक्यूज आएंगे, और आपको बोलते ना, जब आंसर राइटिंग करना भी रहेगी तो ऐसे फैक्ट की भारत के टॉप 10 ट्रेड पार्टनर्स कौन से हैं, भारत का डेफिसिट कितना है, वो सारी की सारी बातें आपको इकोनॉमिक सर्वे के अंदर देखने मिलेंगी। तो भुगतान संतुलन का टॉपिक स्टैंडर्ड टॉपिक रहने वाला है और बड़ा मजा आने वाला है, लेकिन वही बातें लगातार जुड़ते रहोगे तभी जाके चीजें मिलेंगी। अब सर प्रश्न ये आता है कि आपने जो इतने सारे हमको ये टॉपिक पढ़ा दिए, समझा दिए स्टैंडर्ड सिलेबस के, ये काम कहाँ आएंगे? तो मैंने कहा, आप जो एग्जाम दो, चाहे वो प्री फॉर्मेट में होती है, चाहे वो एमसीक्यू फॉर्मेट में होती है, चाहे वो मेंस के फॉर्मेट भी होती है, आपको अधिकांश क्वेश्चन इन सेशन से देखने मिलेंगे। समझ पा रहे हैं? बड़ा मजा आने वाला है, बड़ा इनोवेटिव तरीके से हम सेशन करेंगे सारे एग्जाम के लिए। वर्तमान में आप चाहो तो पीवाईक्यू वगैरह भी देख सकते हो। देखो यहां पर मैंने सिलेबस लगा के रखा है, यूपीएससी का सिलेबस है, जो बातें करी वो इसके अंदर समाहित कर लो। स्टेट पीएससी का सिलेबस आपको देखने मिल रहा है, एसएससी बैंक का सिलेबस है, एमपीएससी का सिलेबस है, लगभग हर बातें आपको देखने मिलेंगी। फिर वही क्वेश्चन सर, आप बैंक पढ़ाने वाले हो, इकोनॉमिकल प्लानिंग पढ़ाने वाले हो, अर्थव्यवस्था के प्रकार पढ़ाने वाले हो, शेयर मार्केट समझाने वाले हो, इन सभी को समझने के लिए कहां आना पड़ेगा? तो सबसे पहले आपको करंट अफेयर्स अपडेटेड का यूट्यूब प्लेटफॉर्म तो भैया छोड़ना ही नहीं है, ज्वाइन रखना है। साथ ही साथ आपको प्ले स्टोर पे जाके देवाशीष क्लासेस नाम का हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना है। जब इसके अंदर आप जाओगे तो आपको ना केवल इकोनॉमी बल्कि पॉलिटी, हिस्ट्री और दुनिया भर के जितने सब्जेक्ट्स हैं जनरल स्टडीज के, आपको सबकी क्लासेस यहां पर देखने मिलेंगी। यहां पर आप सभी के लिए कॉम्बो ऑफर भी चलाया जा रहा है। सर इस कॉम्बो ऑफर में क्या होगा? अरे भैया, करंट अफेयर्स के सेशंस आपको मिलेंगे, स्टैटिक जीके के लेक्चर्स मिलेंगे, ना केवल इकोनॉमी, मल्टीपल सब्जेक्ट्स हैं, 1000 एमसीक्यू जो कि सब्जेक्ट वाइज रहने वाले हैं, उनका डिस्कशन आपको देखने मिलेगा। कैसे ज्वाइन करना है? देवाशीष क्लासेस प्ले स्टोर से एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है, 40% तक का डिस्काउंट आपको सब्सक्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपको और जानकारी चाहिए हमारे बैचेस के बारे में, हमारी प्लानिंग के बारे में, हमारी क्लासेस के बारे में, तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज ड्रॉप करके भी कई सारी इंफॉर्मेशन को प्राप्त कर सकते हैं। तो जुड़े रहिए देवाशीष क्लासेस और करंट अफेयर्स अपडेटेड प्लेटफॉर्म से। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।